माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट। तो आज हम सीखेंगे गैसियस एक्सचेंज के बारे में। गैसियस एक्सचेंज किसके अंदर? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो पहले हम सीखेंगे इन द प्लांट्स, देन हम सीखेंगे इन द एनिमल्स। पहली बात है कि गैसियस एक्सचेंज की नीड क्यों है? क्योंकि चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, गैसेस। अब जैसे प्लांट में हम आते हैं, प्लांट में दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेसिस, दूसरा होता है रेस्पायरेशन। अब क्या है इन दोनों प्रोसेस में, जैसे फोटोसिंथेसिस में भी गैस की नीड पड़ती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पायरेशन में भी गैसेस की नीड है, वो है ऑक्सीजन। मतलब एक रिएक्टेंट्स में एक गैस यूज़ होती है और प्रोडक्ट्स में दूसरी गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। तो पहले हम आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। हमारा जो है वो हम सीख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो वाटर होता है कहाँ से आता है? रूट्स में से वाटर आता है और किससे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर से। रिजल्टेंट क्या बनता है? ग्लूकोज। और ऑक्सीजन बनती है जो वापसी कहाँ पे रिलीज होती है? एटमॉस्फेयर में। अब ये एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आए? अब लीव्स जो होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होते हैं, उन पे ओपनिंग्स होती है। उन ओपनिंग्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होती है? उनकी साइड्स में से, मतलब उनकी ओपनिंग ऐसी होती है, दो सेल्स मिलके उनकी ओपनिंग्स बनाते हैं, जिन सेल्स को हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। अब ऐसा नहीं कि सारा टाइम ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, ये बंद भी होते हैं, खुलते भी हैं, वो मैकेनिज्म सीखते हैं। तो क्या होता है, इसी पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इन होती है और जो ये ऑक्सीजन बनी है जो एटमॉस्फेयर में गई है, वो इसी पोर्स में से आउट होती है। कि जो पोर्स होते हैं उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। अब नॉर्मली हमें पता है कि लीव्स है, इधर क्या है? गार्ड सेल्स हैं। अब गार्ड सेल्स अगर ऐसे ओपन है तो मीन्स स्टोमेटा खुला है। अब इनकी ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, मतलब ये क्या होती है, जब ये फ्लैट हो जाते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं, तो स्टोमेटा की ओपनिंग ये जो है वो बंद हो जाती है। अगर ये ऐसे खुले होते हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है। ये सारा डिपेंड करता है कि गार्ड सेल्स हैं उनकी टर्जिडिटी पे, कि उनके अंदर क्या सॉल्यूट्स फिल है या नहीं। अब जब फोटोसिंथेसिस होती है तब क्या बनता है? ग्लूकोज। ये जो चीज़ बनती है ये जाके किसके अंदर स्टोर होती है? गार्ड सेल्स के अंदर। गार्ड सेल्स के अंदर क्यों स्टोर होती है? क्योंकि हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक पिगमेंट की नीड पड़ती है, जो है क्लोरोफिल। ये ग्रीन पिगमेंट है, जो पिगमेंट किसके अंदर मौजूद है? गार्ड सेल्स के अंदर होता है। तो जाहिर सी बात है, फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बनेगा वो किसके अंदर स्टोर होगा? इसी गार्ड सेल्स के अंदर स्टोर होता। तो जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर ग्लूकोज स्टोर होगा तो क्या होगा? इनके अंदर वाटर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा, जो इस गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में जो दूसरे सेल्स हैं, वाटर यहाँ से होके इन गार्ड सेल्स के अंदर आएगा। रिजल्टेंट ये क्या हो जाएंगे? टर्जिट। जब ये टर्जिट होंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगा। डाइऑक्साइड क्या होती है? इन होती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है एटमॉस्फेयर में, जो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में सारा बताया है। तो फोटोसिंथेसिस में गैस कौन सी नीड पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और एटमॉस्फेयर में रिलीज कौन सी होती है? ऑक्सीजन। अब दूसरा जो प्लांट्स में प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन क्या होता है? अब है नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, वो है रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनती है, मतलब जो इस फोटोसिंथेसिस में रिएक्टेंट्स होते हैं वो रेस्पायरेशन में क्या हो जाती है? प्रोडक्ट्स हो जाती है। फोटोसिंथेसिस में हमने कहा था कि वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टेंट हमारा बनता है ग्लूकोज, और ऑक्सीजन हमें मिलती है। लेकिन जो क्योंकि और इसके साथ क्या यूज़ होती है? सनलाइट यूज़ होती है। ये थी हमारी इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की। लेकिन अब आते हैं रेस्पायरेशन पे। रेस्पायरेशन में क्या होता है? यही ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस में बना है, इसकी क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है। ये जो ग्लूकोज बना है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर, नतीजे में हमें मिलती है एनर्जी। अब सवाल है कि ऑक्सीजन कभी तो होती है मौजूद, कभी नहीं होती है, लेकिन प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन ऑल टाइम अवेलेबल है।
तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है तो उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है एनएरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। अब इसमें क्या है, जो रेस्पिरेशन है वो ऑल द टाइम होती है, मतलब 24 आवर्स होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम होती है जब सनलाइट की अवेलेबिलिटी होती है। और रेस्पिरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, लेकिन जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होती है। तो मेनली यही फर्क है कि इसमें जो ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन हमें एज ए बाय प्रोडक्ट मिलती है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। अब गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स में क्या है, अब एनिमल्स में दो कैटेगरीज आ जाती है। एक है हमारा यूनिसेल्युलर, जो जिनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी है, और दूसरे हैं मल्टी सेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर का हमें पता है कि इनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी है। अब सिंगल सेल, ठीक है, न्यूक्लियस। अब जो इनका इंटरनल एनवायरनमेंट है और ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इनके बीच में सिर्फ ये जो सिंगल सेल्स की लेयर होती है, सिंगल सेल्स की सिर्फ लेयर होती है। तो इनके लिए एक्सचेंज इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से इसी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू हो जाती है। मतलब इनकी जो मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू एक्सचेंज होती है गैसेस की, वो सिंपल है, सिंगल सेल है। तो यूनिसेलर में कोई कॉम्प्लिकेट प्रोसेस या सिस्टम नहीं होता एक्सचेंज के लिए, लेकिन मल्टी सेलर में कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। जैसे हम आते हैं ह्यूमन बींग्स में, उनका स्पेशल सिस्टम होता है गैसेस एक्सचेंज का, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यूनिसेलर में हमेशा रेस्पिरेशन कैसे होती है, थ्रू द सिंगल सेल लेयर, सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन मल्टी सेलर में हमेशा एक स्पेशल सिस्टम की नीड पड़ती है। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग है, लेकिन मल्टी सेलर जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब हम देखते हैं जो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी अगर सिस्टम है, गैसेस की एक्सचेंज हो रही है तो किसी मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो वो जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होनी चाहिए। अब पहले तो वो क्या होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। थिन मीन्स जैसे ये थी सिंगल सेल लेयर, क्योंकि जितनी थिक होगी ना तो एक्सचेंज होना उतनी मुश्किल होगी। तो हमेशा वो सिंगल सेल की लेयर हो, पहली ये, चाहे यूनी ऑर्गेनिजम्स में हो या मल्टी सेलर में हो। दूसरा वो वेट हो, मीन्स वहाँ पे थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी हो। तीसरा वो परमिएबल हो, माने वो गैसेस को परमिएबल हो, वहाँ से गैसेस की एक्सचेंज हो सके। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हर ऑर्गेनिजम्स की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में होती है। तो अब हम सीखते हैं कि ह्यूमन बींग्स में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उनके ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो पहले जो बाहर से हम एयर आउटर एटमॉस्फेयर से इन करते हैं, तो पहले होती हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। क्या होते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। देन जैसे इन होता है नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के पास इंटरनल नॉस्ट्रल्स आते हैं। इंटरनल नॉस्ट्रल्स, पहले एक्सटर्नल बाहर, फिर नेजल कैविटी, देन इंटरनल नॉस्ट्रल्स। ठीक है, इंटरनल नॉस्ट्रल्स के बाद आता है नेजोफेरिंक्स। फेरिंक्स का वो पार्ट जो नेजल कैविटी के बाद होता है। नेजोफेरिंक्स के बाद आता है हमारी ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद आता है, ट्रेकिया क्या होता है, ट्यूब होती है जो दो ट्यूब्स में डिवाइड होती है। उसके बाद आती है ब्रोंकाई, प्लूरल ब्रोंकाई, सिंगुलर होता है ब्रोंकस। अब ब्रोंकाई दो होती हैं, तो वो हर एक लंग्स में जाती हैं। जैसे इन होती हैं तो यहाँ पे हमारे आ जाते हैं लंग्स। लंग्स के अंदर इन हुई तो ब्रोंकाई ब्रेक डाउन होती है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स फर्दर जो हमारे रेस्पिरेटरी सैक्स हैं थे, उनको कहते हैं एल्व्यूलाई या एल्व्यूलर सैक्स। तो जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो ये है। तो पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इन ऑर्गन्स की सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। तो अब हम हर ऑर्गन को डिस्कस करते हैं हमारा हर ऑर्गन। जो पहला हमारा ऑर्गन हमने कहा था एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जो जस्ट ओपनिंग्स होती हैं, दो नॉस्ट्रल्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी का क्या होता है, नेजल कैविटी में वहाँ पे अब देखें उसमें मेन चीज़ होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं सीलिया।
दूसरा होता है म्यूकस। अब इन दोनों का रोल है, क्या होता है, जैसे ये नेजल कैविटी की मेम्ब्रेन है, वहाँ पे क्या है, हेयर्स हैं। अब जैसे ही एयर इन होती है, अब एयर का हमें पता है एयर के अंदर क्या होती है, गैसेस तो होती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो जब यही एयर जिसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये जब इस नेजल कैविटी से पास आउट होती है, अंदर इन होती है गैस, तब क्या होता है, ये मेनली जर्म्स और डस्ट पार्टिकल इसी सीलिया की मूवमेंट्स के थ्रू ऐसे होते हैं और वो जाके जो म्यूकस हमारा होता है वहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। जब ये सारा ये दोनों चीज़ें स्टिक हो जाती है तो हमारी जो अंदर एयर जा रही है दैट इज जर्म्स एंड डस्ट फ्री हो जाती है। उसके अलावा नेजल कैविटी के बाहर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब हमें पता है कि ब्लड जब वेसल्स के थ्रू पास होता है तो वो क्या होती है, हीटअप होगा, तो वो हीट जाके देता है इसी एयर को, जो हवा होती है वो गुजर रही है, तो मीन्स ये जो एयर हमारी जा रही है वो पहले क्या है, वार्म होती है, गर्म होती है। दूसरा, बाहर इन्वायरमेंट से जाहिर सी बात है कौन सी चीज़ आती है, वाटर, ह्यूमिडिटी, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब इस एयर के अंदर क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मतलब जो एयर आई है उसके अंदर गैसेस थी, जर्म्स थी, डस्ट पार्टिकल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स थे। जब इस नेजल कैविटी से क्रॉस होती है तो उसमें से ये जर्म्स और ये डस्ट पार्टिकल ये खत्म हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन। जो अब एयर नेजल कैविटी से क्रॉस होकर इंटरनल नॉस्ट्रल से क्रॉस होकर आगे जाएगी, उसमें सिर्फ एक वो वार्म होती है, दूसरा उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरी गैसेस होती हैं। अब नेजल कैविटी के बाद हमारे इंटरनल नॉस्ट्रल्स में से वो होके नेजोफेरिक्स जो वॉल होती है, ठीक है। उसके बाद वो इन होता है ट्रेकिया के अंदर, एयर जो इन होती है वो ट्रेकिया के अंदर होती है। अब ट्रेकिया क्या होती है, एक पाइप होती है मस्क्यूलर, लेकिन वो ऐसे सीधी पाइप नहीं होती, वो कार्टिलेज होते हैं, उसके अंदर सी शेप के ऐसे कार्टिलेज होते हैं। इन सी शेप कार्टिलेज का भी एक एडवांटेज है, क्या है, नॉर्मल अगर ये सी शेप कार्टिलेज नहीं होते, अंदर सिर्फ क्या होती है, हमारी एयर होती है। जब एयर है तो जाहिर सी बात है चांसेस हैं कि ये ऐसे कोलैप्स हो सकती है, तो इसी सी शेप कार्टिलेज का यही पर्पज़ है, वो उस ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है लैरिंक्स। लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अब लैरिंक्स के अंदर दो कॉर्ड्स होती है, ऐसे स्ट्रिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड्स, जो क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो ये सारा है। अब क्या है, लैरिंक्स के ऊपर जो ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर जो इसकी ओपनिंग है, ये इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस, ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, ऐसे लीफ शेप कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। एपी मीन्स अबव, ग्लॉटिस मीन्स ग्लॉटिस के ऊपर, एपीग्लॉटिस मीन्स कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस। तो ट्रेकिया की स्ट्रक्चर में क्या आता है, ऊपर लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स के अंदर दो कॉर्ड्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं, और ट्रेकिया सी शेप कार्टिलेज होती है। और एपीग्लॉटिस का कम मतलब रोल क्या है, इसका रोल ये है कि जब हम ड्यूरिंग सॉलिंग कोई भी बोलस वगैरह सॉलो करते हैं तब ये इस लैरिंक्स को क्लोज करता है, क्योंकि वो खाना एक्सीडेंटली ट्रेकिया के अंदर ना चला जाए, तो इसके बंद होने से वो सीधा इसोफेगस के अंदर जाता है। अब हमने क्या बोला था, जो ट्रेकिया एक ट्यूब होती है, ठीक है, सी शेप ऐसे, वो फर्दर क्या होती है, ऐसे डिवाइड होती है दो ब्रोंकाई में। ये दोनों क्या होती है, दोनों को साथ में हम कहते हैं ब्रोंकाई सिंगुलर, दो है ब्रोंकाई सिंगुलर है, तो उसको कहते हैं ब्रोंकस। अब ये किसके अंदर इन होती है, लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर ये इन होते हैं। अब जैसे ही लंग्स के अंदर ये इन होते हैं तो और छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। इन छोटी छोटी ब्रांचेस को हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और ये जो बड़ी दो थी इनको हम कहते हैं ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ठीक है। और ये हमारा है ट्रेकिया। अब जैसे ही ये लंग्स के अंदर इन होती हैं तो ये क्या होती है, छोटी छोटी ऐसी थैलियाँ बनाती है, इसको हम कहते हैं एल्व्यूलर सैक्स, मतलब वो ऐसी बनाती है। इस पूरी को हम कहते हैं एल्व्यूलर सैक। लेकिन जो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है वो ये है, स्पेशली ये जो है ना सर्किल में, इन सबको हम कहते हैं एल्व्यूलर
एल्व्यूलर मेम्ब्रेन, क्या कहते हैं? एल्व्यूलर मेम्ब्रेन। असल में जो हमारी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है ना, वो ये है, एल्व्यूलर मेम्ब्रेन है। तो एक एल्व्यूलर सेक के अंदर मल्टीपल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स होती हैं, दैट आर एल्व्यूलर मेम्ब्रेन्स। अब क्या होता है, नॉर्मल जो सरफेस एरिया है ना हमारा, उस जो मेम्ब्रेन होती है ना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन कोई भी बॉडी है ना उससे 20 टाइम्स ज़्यादा होता है। अब इनको अगर हम सीधे रखेंगे, जैसे नॉर्मली ये इतना शो रहा है, अगर सीधा रखेंगे तो इतना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमारा हो जाएगा इंक्रीज। तो इनकी फोल्डिंग की वजह से क्या होती है, ये उन ऑर्गन के अंदर अकोमोडेट हो जाते हैं इजीली। तो जो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं लंग्स के बारे में। अब लंग्स का क्या होता है, लंग्स हर, चाहे ब्रेन हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, सबके सराउंड में क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब हम एक ही लंग उठाते हैं, ठीक है, नॉर्मली। अब इस लंग के सराउंडिंग में क्या होती है, दो ऐसे मेम्ब्रेन्स होती है, मतलब लंग के सराउंडिंग में दो अलग से मेम्ब्रेन्स होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ऐसे नहीं है दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में चिपकी हुई है, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट है। दोनों मेम्ब्रेन्स के अंदर क्या है, फ्लूइड है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब इस फ्लूइड का काम क्या है, फ्लूइड का काम क्या है, जब इस लंग्स पे प्रेशर आता है तो ये सारा जो शॉक होता है ये फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो लंग्स पे प्रेशर कम आता है। मेनली इसका यही है कि ये डैमेज या इस पर जो प्रेशर आए लंग्स से उसको प्रिवेंट करता है। ये क्या कहलाता है, शॉक एब्जॉर्बर। ये जो शॉक होता है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि लंग्स को डैमेज ना हो। अब हमारा जो, अब सारे ऑर्गन्स डिस्कस कर लिए, अब हमारा प्रोसेस हम सीखेंगे इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन क्या होती हैं, और दूसरा रेट ऑफ ब्रीदिंग, ये सब क्या होती है। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और दूसरा होता है रेस्पायरेशन। एक होता है ब्रीदिंग, दूसरा होता है रेस्पायरेशन। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मेनली। अब क्या होता है, ब्रीदिंग है, इसका सिंपल मतलब यही है, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है इंस्पायरेशन, दूसरा आता है एक्सपायरेशन। इंस्पायर आते हैं, दो प्रोसेस आते हैं, एक आता है इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। अब इंस्पायरेशन का मतलब है इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर इन होना, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन। और एक्सपायरेशन का मतलब है एक्सहेल, मीन्स ऑक्सीजन का बॉडी से बाहर होना। तो ब्रीदिंग में यही दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है इंस्पायरेशन, दूसरा है एक्सपायरेशन। ऑक्सीजन इन होती है इंस्पायरेशन, ऑक्सीजन आउट होती है एक्सपायरेशन। लेकिन रेस्पायरेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, रेस्पायरेशन का मतलब है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में डिफरेंस है। अब क्या है, ह्यूमन बींग्स में दोनों चीज़ें होती है, पहले होती है ब्रीदिंग, देन होती है रेस्पायरेशन। तो ये डिफरेंस मेन है, जो मतलब बच्चों को काफ़ी को नहीं आता, वो मिसकॉन्सेप्ट करते हैं कि ब्रीथ रेस्पायरेशन का मतलब है इन और आउट, लेकिन एक्चुअली ब्रीदिंग का मतलब है ऑक्सीजन का इन होना, इंस्पायरेशन आउट होना एक्सपायरेशन, और रेस्पायरेशन आ जाता है चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना, उसको कहते हैं रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन का मतलब क्या है, ग्लूकोज की प्रेजेंस, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होना, और रिजल्ट हमें और क्या मिलती है, एनर्जी। अब हमारा नेक्स्ट है कि ब्रीदिंग में जो इंस्पायरेशन है, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, वो कैसे होती है। अब होता ये है कि जो लंग्स होते हैं ना हमारे, जो हमारे क्या होते हैं लंग्स, लंग्स की आउट मतलब बाहर प्रोटेक्शन है। एक हमने बताया था प्लूरल मेम्ब्रेन, दूसरा क्या होता है, रिब केज होता है, मतलब ऐसे आगे एक बोन होती है और पीछे से ऐसी बोन्स जाती हैं, ये सारा रिब केज होता है। रिब केज के अंदर क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं। अब क्या है, लंग्स होते हैं हमारी चेस्ट कैविटी में। लंग्स कहाँ पे होते हैं, चेस्ट कैविटी में। होते हैं एब्डोमिनल, जो नीचे कैविटी होती है हमारी एब्डोमिनल कहलाती है, मतलब ये बॉडी होती है यहाँ तक नेक, देन चेस्ट कैविटी, देन एब्डोमिनल, देन पेल्विक रीजन, ऐसे मतलब रीजन्स डिवाइड है। तो लंग्स हमारे होते हैं इस चेस्ट कैविटी में, वो इस एब्डोमिनल कैविटी से क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम। तो ये जो हमारा क्या होता है, ऐसे डायफ्राम डोम शेप स्ट्रक्चर होती है,
लेयर होती है मसल्स की। अब इंस्पायरेशन में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें ये होती हैं कि जो ये रिब्स होती है ना, ये जो एक एक रिब ऐसे, दूसरी तीसरी, इनके बीच में मसल्स होता है। जो लंग्स रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच में क्या होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। इन मसल्स का नाम क्या है, इंटरकॉस्टल मसल्स होती है एक ये, और दूसरा ये होता है हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स, इन दोनों का ही रोल है, इंस्पायरेशन हो चाहे एक्सपायरेशन हो। अब जब इंस्पायरेशन होती है तब दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटरकॉस्टल मसल्स की भी, और डायफ्राम की भी कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसकी नॉर्मल शेप होती है डॉम शेप। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे फ्लैट हो जाता है, मतलब ये डायफ्राम की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, ये ऐसे, मतलब ये नॉर्मल इस शेप से हो जाता है, ऐसे फ्लैट होता है। और जो ये लंग्स के बीच में, रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होती है, ये जो चेस्ट कैविटी होती है ऐसे ओपन होती है। चेस्ट कैविटी ओपन होने से क्या होता है, जो नॉर्मल लंग्स का जो वॉल्यूम होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ऑक्सीजन, जो गैसेस क्या होती हैं, जब क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो गया है, आउटर एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ गया है, तो वो क्या होती है, चेस्ट कैविटी बढ़ने से आउटर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से गैस अंदर आती है लंग्स में। तो मतलब दो चीज़ें होती है, इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है, और दूसरा डायफ्राम की पोजीशन फ्लैट हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशंस क्या कराती है, हमारा करवाती क्या है, इंस्पायरेशन करवाती है। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो डॉम शेप था, डायफ्राम ऐसे डॉम शेप था, और चेस्ट कैविटी नॉर्मली डॉम शेप था, लेकिन जब इंस्पायरेशन हुई थी तो वो क्या हो गया था, फ्लैट हो गया था। अब इस फ्लैट शेप जो डायफ्राम इंस्पायरेशन हुआ है, तो एक्सपायरेशन में क्या होनी है, हमारी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर बाहर वापसी, मतलब बॉडी से बाहर ऑक्सीजन का जाना है। तो पहली चीज़ ये होती है कि जो डायफ्राम है वो अपनी ऐसे नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। जब नॉर्मल पोजीशन में आता है और चेस्ट कैविटी क्या होती है वापसी नैरो, जैसे नॉर्मल थी मतलब अपनी रिलैक्स पोजीशन में आ जाती है। डायफ्राम भी रिलैक्स होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स भी रिलैक्स होती हैं, उसकी वजह से लंग्स का जो नॉर्मल होता है साइज होती है वो हो जाती है, और अब प्रेशर अंदर इंक्रीज होता है, एटमॉस्फेयर में कम हो जाता है, तो इसी तरीके से ऑक्सीजन लंग्स से बाहर चली जाती है। तो एक्सपायरेशन ऐसे होती है, उसमें कोई एक्स्ट्रा मैकेनिज्म नहीं है। जो पहले कॉन्ट्रैक्शन हुई थी वो अगेन रिलैक्सेशन होती है, और फिर ये लंग्स में से होके और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होके एयर हमारी वापसी बाहर जाती है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के मैकेनिज्म में दो ही मसल्स का रोल है, एक डायफ्राम, दूसरा इंटरकॉस्टल मसल्स का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ब्रीदिंग में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन सीख लिया हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन। क्या रेस्पायरेशन क्या होता है, रेस्पायरेशन के टाइप्स ये सीखते हैं। अब रेस्पायरेशन दो टाइप्स की होती है, एक होती है एरोबिक, दूसरी होती है एनएरोबिक रेस्पायरेशन। अब एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन एनी हाउ चाहिए होती है, मतलब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। एनएरोबिक में क्या होता है, एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है। रेस्पिरेशन में होती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है, इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, मतलब ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है, तो नॉर्मली क्या बनवाता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब मेन क्या होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हमें मिलती है, दैट इज एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें तो चलो ठीक है, लेकिन जब एनारोबिक होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटता है ना, तो एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है, अब जो एथलीट्स होते हैं उनमें क्या होती है कि वो जैसे ही भागते हैं तो उनकी बॉडी में एनर्जी की ज़्यादा से ज़्यादा नीड होती है। ज़्यादा नीड होने की वजह से, लेकिन ब्रीदिंग ऑक्सीजन जो बॉडी के अंदर आ रही है वो कम है, तो ग्लूकोज क्या करता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड बनाता है, और ये लैक्टिक एसिड जाके कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, मसल्स के अंदर, और मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होके ये मसल्स में क्या करवाता है, मसल फटिग करवाता है। मसल फटिग की वजह से क्या होता है, पेन होता है। तो जब हम रिलैक्स एक्सरसाइज के बाद हम जब ऐसे रिलैक्स आते हैं तो हमारी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। ब्रीदिंग बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में आती है। अब यही लैक्टिक एसिड
यही लैक्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होके हमें क्या देता है, एनर्जी, दैट इज एटीपी। इन द फॉर्म ऑफ एटीपी वही एनर्जी मिलती है। मतलब अगर एरोबिक है तो सीधा प्रोसेस है, लेकिन एनएरोबिक में 2 स्टेप्स हैं। लैक्टिक एसिड बनता है, देन लैक्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होके हमें एनर्जी देता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। ठीक है, तो ये है रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में। अब उसके अलावा एनारोबिक के और भी बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स या और एनिमल्स में ये सारा लैक्टिक एसिड मसल फटी करवाता है। अब ये वाला जो लैक्टिक एसिड होता है उसकी ब्रेकडाउन होने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए होती है ना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डेबिट। और नेक्स्ट हमारा है रेट ऑफ ब्रीदिंग। रेट ऑफ ब्रीदिंग, अब रेट ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है कि हमारी इनहेलेशन एक्सहेलेशन उसका रेट ज़्यादा होना और कम होना, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है। उसमें क्या है, वो हाइपोथैलेमस, जो ब्रेन का पार्ट है एक हाइपोथैलेमस, ये क्या है, एक रिफ्लेक्स एक्शन करवाता है। क्योंकि ये मतलब ब्रीदिंग क्या है हमारा, ऐसे रिफ्लेक्स है, जिस स्नीजिंग हो गई, हिकअपिंग हो गई, वो जैसे सडन ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स होते हैं ना, वही रेट ऑफ ब्रीदिंग है। तो वो किसके कंट्रोल में है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। अब जैसे मैंने बताया कि एनारोबिक में हमें एक्सरसाइज के बाद ऑक्सीजन की ज़्यादा नीड पड़ती है, तो ऑटोमेटिक रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाता है। जब हमारा ब्रीदिंग रेट ज़्यादा होता है तो वो ऑटोमेटिक कम हो जाता है, तो वो सारा हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, इट्स इनवॉलंटरी। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग का मेन कंट्रोल सिस्टम कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस पे है। देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर्स पता होगा, डिजीजेस। अब पहला जो है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस 2 वर्ड से बना है, एक है ब्रोंकाई, दूसरा काइटिस। ब्रोंकाई जो बताया था ट्रेकिया के बाद होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकस। काइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन। काइटिस वर्ड कहाँ पे भी यूज होता है ना, तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अब ब्रोंकाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई। इस इन्फ्लेमेशन में क्या, ये इन्फ्लेमेशन पहले तो कौन करवाता है, मेनली कौन करवाते हैं, बैक्टीरियाज करवाते हैं। बैक्टीरियाज करवाते हैं, ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। जाहिर सी बात है ब्रोंकाई का डैमेज होगा, उसकी वजह से क्या होती है, साइन और सिम्टम्स होती हैं। तो मेन क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ। दूसरा होता है कफ, खांसी होती है। म्यूकस सीक्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारा होता है इस ब्रोंकाइटिस के अंदर होता है। मतलब मेनली की पॉइंट्स में ये याद रखना आपने कि ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन होता है, ब्रोंकाइटिस वर्ड से जाहिर है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि ये जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो होगी। ब्रोंकाई मेनली वो रेस्पिरेटरी ट्रैक आ रहा है तो कफ होगी। म्यूकस सीक्रेशन, इन्फ्लेमेशन में म्यूकस सीक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो फाइटिंग सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के और जो फॉरेन होते हैं उनके बीच में जो फाइटिंग होती है वो सारा क्या बनाता है, पस या बनाता है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो म्यूकस बनाएगा, तो इस वजह से ये सारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये ब्रोंकाइटिस में सारा ये होता है। नेक्स्ट है हमारा डिसऑर्डर, वो है एम्फाइसीमा। कौन सा डिसऑर्डर है, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि ब्रोंकाई लंग्स के अंदर आके क्या बनाते हैं, छोटे छोटे एल्वुलाई बनाते हैं। तो ये मेनली उन ऑर्गन्स होता है मतलब ह्यूमन बींग्स में, जो कहाँ पे होते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अब इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, केमिकल्स पॉल्यूटेंट्स जो एयर के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर इन होते हैं, वो क्या करवाते हैं, इन एल्वुलाई का डैमेज करवाते हैं। इन एल्वुलाई के डैमेज होने से क्या होगा, ऑब्वियसली उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, पूरा डिस्टर्ब होगा। फिर वही सिम्टम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, जैसे सीवियरिटी होती जाएगी वो उतना ही लंग्स को डैमेज होता जाएगा और ब्रीदिंग में इशू होता जाएगा। तो एम्फाइसीमा में अपने यही याद रखना है कि एल्वुलाई का डैमेज होता है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स। हर डिजीज़ की, क्योंकि अगर ऐसे एमसीक्यूज में आए ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो हर डिजीज़ का या डिसऑर्डर का किसी भी सिस्टम की हो ना, तो उनकी की पॉइंट्स याद रखें। जैसे एम्फाइसीमा में इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स की वजह से एल्वुलाई डैमेज हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा है वो है नमूनिया। नमूनिया में क्या होता है, इसकी की पॉइंट ये है कि वही जो एल्वुलाई है
फ्लूइड फिल हो जाता है। नमूनिया के अंदर क्या हो जाता है, एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड या पस आ जाता है। मतलब नमूनिया की पॉइंट ये है कि उसकी जो ये एल्वुलाई है इनके अंदर पानी भर जाता है, तभी कहते हैं ना लंग्स के अंदर पानी भर गया, वो नमूनिया के अंदर पानी या पस भर जाता है। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होता है, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन फ्लूइड वगैरह आता है तो मेनली फीवर होता है, फीवर होगा, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो हर किसी में होगी। तो ये है नमूनिया। अब नमूनिया के काजेस स्पेसिफिक नहीं है, वो वायरल भी हो सकता है, फंगल, बैक्टीरियल, इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है, स्पेसिफिक एक रीज़न नहीं है। नमूनिया किसी भी काज की वजह से हो सकता है और मेनली इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड या पस भर जाता है एल्वुलाई के अंदर और सिम्टम्स वही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, चिल्स। लेकिन ये अगर बच्चों में ज़्यादा होता है और सीवियरिटी भी अगर चला जाए ना तो ये डेथ भी करवा देता है। नेक्स्ट है हमारा एस्थमा, जिसको हम एज़मा भी कहते हैं, कोई एस्थमा भी कहता है, जो प्रोनाउंसिएशन सही लगे, मेनली एज़मा का होता है। ये क्या है, एलर्जी कंडीशन है। एज़मा किसकी वजह से होता है, ये है एक एलर्जी कंडीशन है। अब एलर्जिक जो स्टिमुलाई होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल में एयर में आ जाए, एयर में डिफरेंट चीज़ें हैं, एयर में डस्ट पार्टिकल्स हों, ये जो जब सीजनल होती है ना, किसी को एज़मा सीजनल होती है, उसमें फिर पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, एनवायरनमेंट में पोलन ग्रेन्स बढ़ जाते हैं, या उसके अलावा डस्ट हो, काफ़ी रीजन्स हैं जिनकी वजह से क्या होती है, एलर्जी होती है। तो अब क्या होता है एज़मा में, यही जो इनकी ट्यूब होती है ना, मतलब जिस रेस्पिरेटरी, तो वो एलर्जिक हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की वजह से ये सारी क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। उस कोलैप्स होने की वजह से जो पेशेंट होता है ना एज़मे, उसको ब्रीदिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट है लास्ट वन, लंग कैंसर। अब पहले है कि कैंसर वर्ड का मतलब क्या है। अब लंग कैंसर में क्या होता है, जो नॉर्मल सेल होता है ना, सेल नॉर्मली डिवाइड होता है, ठीक है, हमें पता है कि सेल एक होता है, उसकी बीच से डिवीजन होती है तो वो नॉर्मली 2 सेल्स में जाता है। लेकिन जब एबनॉर्मल सिग्नल्स होते हैं तो यही सेल क्या होता है, नॉर्मली डिवाइड नहीं होता, अनइक्वल पार्ट, सपोज ये इतना है ना, इसके अनइक्वल पार्ट, एक में ज़्यादा गया दूसरे में कम गया, मतलब एक छोटा सा सेल बन गया, दूसरा एक बड़ा सा सेल बन गया, सपोज अगेन ये डिवाइड होंगे तो ये छोटे सेल बनाएंगे, ये 2 एबनॉर्मल साइज के बनाएगा, मतलब इसका जो ग्रोथ है ना वो एबनॉर्मल है सारी। तो कैंसर में यही होता है। और दूसरा, इतनी फास्ट ग्रोथ होती है कि सेल प्रिपेयर ही नहीं होता उस डिवीजन के लिए, तो वो एक कलेक्शन बन जाती है सेल्स की, ऐसे होता है वो सेल्स की ऐसे रैंडम कलेक्शन बन जाती है, मतलब फास्ट ग्रोइंग कलेक्शन, उसको हम कहते हैं कैंसर, उसको हम कहते हैं ट्यूमर। अब वो ट्यूमर या वो लीजन एबनॉर्मल वो लंग में है तो वो लंग कैंसर कहलाएगा। अगर क्या होता है, जो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ है ना वो किसी भी ऑर्गन में, अगर लंग्स में है तो लंग कैंसर कहलाएगा, ब्रेन में तो ब्रेन। तो यही जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, ना सिर्फ एबनॉर्मली वो डिवाइड होते हैं बल्कि जो ग्रोथ होती है ना वो अनकंट्रोल होती है। नॉर्मली सेल क्या करता है, प्रिपेयर करता है खुद को डिवाइड होने के लिए, लेकिन कैंसर में क्या होता है, उनकी डिवीजन मतलब टाइम ही नहीं मिलता सेल को कि वो रेडी हो पहले डिवीजन के लिए। 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तो वो सेल डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है, वो रेडी होता है डिवाइड होने के लिए। लेकिन कैंसर में उसको वो टाइम ही नहीं मिलता है, ना प्रिपेयर होता है, ना इक्वली डिवाइड करता है। तो ये से, और दूसरा ये जो बनते हैं ना, ये कोई फंक्शन नॉर्मल सेल्स वाला नहीं करते, ये अब नॉर्मली फंक्शन करते हैं। तो ये सारा है लंग कैंसर के बारे में।